चले सर, अब तक हमने जो पढ़ा था क्विकली उसको रिवाइज करते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था? IAS 21 और IAS 21 में हमने पढ़ा था कि सर ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है। IAS 21 जो है उसमें फिर सर हम मज़ीद आगे बढ़े थे और मज़ीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था कि सर हमारे पास स्कोप में जहाँ जहाँ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की बात आती है कौन सा स्टैंडर्ड आ जाता है? IAS 21। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था ये कहता है करेंसीज कितनी तरह की हैं? कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फंक्शनल करेंसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसके लिए इसने कहा प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सेल्स होगी और कॉस्ट, और सबसे पहले सेल्स को देखना है फिर कॉस्ट को। फिर हम आगे हमने कहा सेकेंडरी इंडिकेटर्स जिसमें हम लोन लेते हैं और जिसमें हम अपना पैसा सेव करते हैं। अजीम बेटा ऊपर उसको मुबीन को कहते KNS वाले आईडी के ऊपर ईमेल कर दे कि हैंड आउट, सही है? KNS वाले आईडी पे। चलिए सर फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर हमने स्टैंडर्ड को दो हिस्सों में तोड़ देना है, मॉनेटरी और मॉनेटरी के अंदर हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं कि हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेएबल और कैश, सही है सर? वो आइटम्स जिनकी रियलाइजेशन या सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में होती हो? कैश में। सर फिर मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए मैंने पढ़ा कि मॉनेटरी आइटम्स को हम 3 डेट्स पे ट्रांसलेट करते हैं। पहली, दूसरी रिपोर्टिंग डेट, तीसरी सेटलमेंट डेट। ट्रांजैक्शन डेट पे जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कोई गेन लॉस, रिपोर्टिंग डेट पे करते हैं तो गेन लॉस आता है और कहाँ जाता है, और सेटलमेंट डेट पे करते हैं तो गेन लॉस आता है और कहाँ जाता है? P&L में। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा और मैंने पढ़ा था सवाल इसका मैंने देखा और उस सवाल में मैंने ट्रीटमेंट देख ली। फिर मैंने सवाल आपसे ये भी पूछा था कि भैया कितनी प्रेजेंटेशन करेंसीज हो सकती हैं? क्या एक से ज़्यादा? 2, 3, 4, 5, सही है सर? सही है सर। क्या प्रेजेंटेशन और फंक्शनल करेंसी अलग हो सकती है? बिल्कुल सेम हो सकती है। यूजुअली क्या होती हैं सर? सेम ही होती हैं। तो प्यारा प्यारा बच्चा, अब तक हमने यही पढ़ा था पिछली क्लास में, ऐसा ही है तो ऑनलाइन वाले बच्चों लिख दें CC। सब ऑनलाइन में माशाल्लाह जो है ना, दोपहर में सबको जुम्मे का दिन है, बिरयानी शिरयानी खाई होगी है ना, और अब माशाल्लाह आराम हो रहा होगा। खैर आज एक मेरे स्टूडेंट की अम्मी का इंतकाल हो गया, तो उनके लिए उनको दुआ में याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है अल्लाह हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और कामिल ईमान के साथ, इसकी भी दुआ ज़रूरी है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, ग्रुप में हैंडआउट्स मेरा बच्चा मौजूद हैं, सही है? तो आ जाएं सर। कल हमने कौन सा सवाल कर लिया था? हमने क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और ये हमने किए थे बेबी स्टेप्स एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ना। आए सर अब आगे बढ़ेंगे, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, और उसमें मैंने लिखा है एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में लेवल 1 के क्वेश्चन, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। हैंडआउट सबके पास है कि है? जिसके पास ना हो हैंडआउट, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 बच्चों, ग्रुप में हैंडआउट मौजूद है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग पे हैं वो हमसे हैंडआउट मांग सकते हैं। आ जाए। D&D लिमिटेड prepare journal to show how the above contract should be accounted for under IAS
D&D Limited is a listed company having its operations within Pakistan. During the year ended December 31, 2016, company contracted to purchase plants and machineries from a US company. Terms and conditions thereof are given below. Terms and conditions भैया ये हैं, पेज नंबर 25 पे है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल 1। सही है सर? अब्दुल रहमान बेटा वो अभी यहाँ पर ईमेल पे मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है अभी आ जाएगा, जब तक आप ग्रुप में चले। आ गया, 1 मिनट रुक जाए। हम ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना। चलें सर, D&D वाला सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएगा। चलें जी, D&D is a listed company having its operations within Pakistan. During the year ended 31 December 16, company contracted to purchase plants and machineries from a US company. सही है भाई, एक अमेरिकन कंपनी से हमने वादा किया। Terms and conditions thereof are given below. Total cost of contract कितनी थी? US डॉलर 1 lakh. Payment to be made in accordance with the following schedule. Payment dates, amount payable on signing of the contract, on shipment, after installation and test. Risk and reward of ownerships are transferred on shipment. Contract अब ऑन शिपमेंट पे कह रहा है ट्रांसफर हुए, तो ये FOB है या CNF है? कल पढ़ो। FOB क्या होता है? तुमने शिप में डाल दिया, खत्म, टाटा बाय बाय, सेलर कहेगा मेरी जिम्मेदारी। और हमने कहा CNF में मेरे पोर्ट तक आने की। तो जब उसने कह दिया रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ऑन शिपमेंट हो रहा है, इसका मतलब है इस दिन हमें अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है जी। फिर कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल एंड द कंपनी मेड ऑल पेमेंट्स ऑन टाइम। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। 1 जुलाई 16 को $1 था 60.5, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 जनवरी। अब सर कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हो रहा है? अब इधर देख लेना नौजवानों, सबकी तवज्जो इधर। हैंड आउट आप सबके सामने स्क्रीनों पे, जिन बच्चों के पास हैंड आउट नहीं है घरों में भी वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर जो है हम स्क्रीन को मिनिमाइज करके ये सवाल साथ सॉल्व करेंगे। होमवर्क दिए थे, MCQs किए? अभी डिस्कस करते हैं, उसको भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जर्नल एंट्रीज हैं। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर। आदत डालो, पेपर में पास होना है तो डेट्स को अंडरलाइन करने की आदत हमें अभी से डालनी है। अंडरलाइन दी डेट्स, डेट्स को अंडरलाइन मेरा बच्चा करना सीखना है। 1 जुलाई 16 को हम आए और हम कितने डॉलर पे कर रहे हैं? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख का ब्रेकअप है 1 जुलाई को, 30 सितंबर को, 31। तो मुझे बताएं 1 जुलाई 16 को क्या एंट्री बनाऊंगा? अभी क्या प्लांट मेरे पास आया है? अभी प्लांट तो मेरे पास नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मैंने एक अमाउंट दिया है, तो वो अमाउंट क्या हो गया? एडवांस। क्या हो गया? एडवांस। सही है सर। एडवांस किया हमने डेबिट, और पेबल नहीं बैंक बेटा, 20,000 में पे कर चुका हूं। साइनिंग के ऊपर कितना अमाउंट पे कर चुका हूं? $20,000 मल्टीप्लाई बाई $1 का रेट कितना था? अल्लाह करे इतना हो जाए। कितना हुआ? 12 लाख 10,000। 1210। अगर हम इसको रुपीज इन 1000 कर दें, हाँ नौजवानों? चलें सर, पेपर में ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबकी तवज्जो इधर। पहली एंट्री तो ये है। अगला, शिपमेंट के टाइम पे कितने पैसे देने? 30 सितंबर। अब इसकी एंट्री मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करें, फिर हम बनाएंगे बोर्ड पे, सब खुद करेंगे, गलती से नहीं डरेंगे। और फिर मैं आपसे एंट्रीज पूछूंगा
और आप बगैर शर्माए बताएंगे, खास तौर पे खवातीन हमारी, है ना। लड़कों को तो शर्म वैसे ही नहीं। हैंड आउट बोला कर यार, नोट्स करते ना मुझे एंटर वाली फीलिंग आती है। हाय अल्लाह अकबर कबीरा। पीछे दे दो। सबने खुद करना है नौजवानों, बना ली अब तक तो बना ली होगी ना 30 सितंबर 16 की एंट्री। क्या बनाई है? कौन से चार्जेस? हाँ भाई, एडवांस डेबिट, बैंक क्रेडिट। कोई और आंसर? एक आंसर आ गया है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, हाँ जी, और बैंक भी क्रेडिट। क्या कोई एंट्री देखें? गलती से नहीं देने ना पहली और ना आखिरी। आपने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की और उनमें से बहुत सारी किसी को बता भी नहीं सकते। क्यों ऑन? तो इसलिए भाई गलती से नहीं डरना है। सब बताएं क्या होगा। ये देखें डेबिट, हाँ जी। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बताओ, फिजिकल वाले आज थोड़ा शर्मा रहे हैं। इन्वेंट्री नहीं है चंदा, ये इन्वेंट्री नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी है। परचेज प्लांट एंड, चले सर। अब कॉपी कोई नहीं करना, नहीं तो गलती हो सकता है, कर दो तुम लोग। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी कितने से जो भी होगा, एडवांस कितने से भैया हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 1 2। प्लांट एंड बैंक से इस दिन 50,000 था, रेट कितना चल रहा था इस दिन का? 61। कितना हुआ? टोटल 4260। अब इधर देख लेना, एक ये है, दूसरा ऑप्शन एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट 3050। कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? ये सही है? कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओगे कितने लोग कह रहे हैं कि ये सही है? ये वाला कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? कितने लोग? दोनों गलत हैं सर, दोनों। प्यारा प्यारा बच्चा इधर देख लो, ये बेसिक अकाउंटिंग सही कर रहा हूं मैं आपकी, सही है। अब आ जाए इधर, माशाल्लाह सब FAR 1 देख कर आए, इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे, है ना, कोई मसला नहीं आगे जाके। अब आप देखें, आप भूल जाते हैं, आता आपको सब है। देखिए सर, ये हमने क्या कहा था, शिपमेंट पे मैं बायर हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गए। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गए शिपमेंट पे, तो भैया प्लांट एंड मशीनरी तो मुझे रिकॉर्ड करना है ना। तो मैंने अपने पास प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड, हाँ मैं इसको प्लांट एंड मशीनरी कह दूं या इन ट्रांजिट कह दूं कभी रास्ते में, लेकिन अभी हो गया है मेरा, सही है। एडवांस मैंने दिया था, क्यों दिया था? प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो अब जब प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास हो गया मेरा, तो एडवांस खत्म हो गया मेरा। तो एडवांस जो डेबिट किया था ये तो हो गया क्रेडिट। सर ये बैंक इस दिन पेमेंट कर रहा हूँ, ये भी सही है, बस ये एंट्री अधूरी है, इसमें पेबल भी आएगा। सर जो बाकी $30,000 देने, देखो 20 वहां पर दे दिए, 50 तो 30,000 देने। जब प्लांट एंड मशीनरी को तुम कह रहे हो तुम्हारा हो गया, तो अब बाकी पेबल भी तो देना है ना। अब बाकी पेबल भी तो
देना है तो मेरा चंदा ये एंट्री आधी सही थी। बाकी जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, $30,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आज के रेट पे, कितना हो गया 61, कितना हुआ 1830। टोटल कितना हुआ 6090। सर एक दफा फिर से सब खुदारा ये सुन लें एक दफा, ताकि पूरी ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो जाए। सर इस दिन प्लांट एंड मशीनरी मेरा नहीं हुआ था, शिप भी नहीं हुआ था, खाली उसको मैंने बयानिया दिया था, एडवांस दिया था, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट 1210 अब जब प्लांट एंड मशीनरी मेरा हो रहा है तो एडवांस जो था वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे उसके अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है। मेरी तरफ रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, बैंक क्रेडिट है ना जी। और पेबल, क्या, अब आपने कहा पेबल भी मेरा हो गया, सही है सर, पेबल भी मेरा हो गया, क्योंकि सर जब प्लांट एंड मशीनरी मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया तब मुझे उससे रिलेटेड जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका भी पेबल शो करना पड़ेगा। तो सर बेसिकली ये है एंट्री, कॉपी करें। माशाल्लाह पहली वाली सही है, पहली वाली, दोनों गलत थी आज। आसान है क्या हम ये क्लियर है? कोई भी मसला हो मेरा बच्चा सब पूछें। ठीक, चले सर इसको यूं भी समझ लें, आपके इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कुछ दिन ही होंगे या कुछ ही पीरियड में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी शादी होगी। आपने कहीं रिश्ता भेजा और लड़की के अब्बा को आपके ऊपर हुआ शक के आदमी सही, अब्बा ने कंडीशन डाली कि बेटा हक महर होगा 2 लाख रुपए, कितने होगा 2 लाख रुपए होगा हक महर, और अब्बा ने कहा हक महर तुझे निकाह से पहले आधा अमाउंट देना है, तुमने एडवांस दे दिया। तुमने कहा 30 सितंबर कौन सा दिन है, निकाह का दिन है, सही है सर, तो तुमने कहा एडवांस वो हो गया, बाकी अब्बा ने कहा था आधा अमाउंट, और तुम शरीयत के हिसाब से इंशाल्लाह शादी कर रहे हो कि कोई बारात नहीं, लड़की के यहाँ पे जाके खाना नहीं खाना, तुमने कहा कि हम जाएंगे लड़की को लाएंगे, वलीमा तुम कराओगे, बाकी अब्बा ने कहा था वलीमे के बाद बाकी अमाउंट दे देना। ऐसे एक आपस की बात है, हक महर के पैसे में हदीस का मफहूम है कि बरकत है, तो इसलिए कहते हैं कि हक महर एक तो कंजूसी से ना रखा जाए, लोग यहाँ पे रखते हैं 10,000, 12,000, 15,000, मिनिमम हक महर कितना होना चाहिए, कम से कम 50,000, और अगर आप अफोर्ड, और हक महर में एक बरकत भी है, कहते हैं जब शौहर को फ्यूचर में कोई बिजनेस करना हो, कुछ करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना, तो अगर उसमें हक महर का थोड़ा सा भी पैसा शामिल हो जाए ना तो उसमें बरकत हो जाती है, सही है। तो सर प्लांट आ गया, एडवांस क्रेडिट सही है, और बाकी अमाउंट भी ड्यू हो गया। अब हमने कहा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं नौजवानों, ऑनलाइन वाले बच्चों आप साथ जमे रहिएगा। ईयर एंड आ गया, कौन 31 दिसंबर 16, अब हमारे जिम्मे कितने रुपए थे 1830, बोले तो $30,000 है ना। 31 दिसंबर को रेट क्या हो गया 61.2, तो लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की हुई है 61 पे, अब रेट कितना चल रहा है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, 20 पैसे डॉलर मुझे महंगा पड़ेगा, ऐसा ही है। तो मैंने कहा मैं एंट्री बनाऊंगा एक्सचेंज पेबल कितने से 30,000 मल्टीप्लाई बाई 61.2 माइनस कितना हुआ 6,000, ऐसा ही है नौजवानों, पक्की बात है। बढ़ जाऊं क्या आगे, तो हमने कहा सर ये हो गया 6,000, अभी भी रुक गए, आखिरी में एंट्री, ईयर एंड आ गया। अब सेटलमेंट डेट कौन सी है मेरी 31 जनवरी 2017, क्या एंट्री बनाऊंगा,
हमने पेमेंट करनी, पेबल हमारा टोटल मेरा बच्चा कितने का हो गया था? 1830 का पहले था, 6000 का बाद में रिकॉर्ड किया, तो 1830 प्लस 18 प्लस 6000, अगर हम 1000 में ही तो ये 6 हो जाएगा, है ना? तो अब मुझे बताएं सर, 18 सूदी इदारे से कितने पैसे गए भैया बताओ? सूदी इदारे से $30,000 इंटू 61.18, तो एक्सचेंज लास्ट कितना आया? 9 का, है ना सर? तो हमने कहा सर ये हो गया सवाल खत्म। यार हमारी आवाम के कितने मसाइल ने, लाहौल वाला को बता। तो सर यहाँ तो हक में लेके तलाक ले लेते। सर अच्छी उम्मीदें रखा करें कि अच्छे अच्छे सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है जिंदगी में। पाकिस्तानी ड्रामा को कम फॉलो करें आप लोग। अच्छा मतलब YouTube पे दुनिया मौजूद है, लेकिन हमारे बच्चे देखेंगे पाकिस्तानी ड्रामे। वो कोई अभी मेरे ख्याल में कोई बिग बॉस टाइप का शो शुरू किया है इन्होंने, और क्या क्या चीज़ें। बच्चे भाई आप दुनिया में क्या यार वो नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक वो थिंक स्कूल यूट्यूब पेज बताया था। एक और मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, उस शख्स का नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी जो है ये इंडियन यूट्यूबर है, बेस्ड इन जर्मनी। तो जिन चीज़ों के ऊपर टॉपिक्स को जो करता है, ये चीज़ें बेसिकली यार इनको आप लोग देखें। और अब आप लोग अल्लाह माफ़ करे, आप वो तमाशा याद रखो। इस एज में जो तुम्हारे पास टाइम है ना, ये टाइम जब आगे जाएगा ना तो आप मिस करेंगे। यकीन मान आगे जाके किसी और को मिस नहीं करेगा, टाइम को मिस करेगा। चले सर बढ़े आगे। अब हमारा बच्चा यार YouTube में भी किसको देखता है? वो जो हमारे लोकल भी लोग हैं जो कि अल्लाह माफ़ करे गालियाँ दे दे के आप चलते हैं। देखना ही तो यार किसी ऐसे बंदे को दो जो कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, है ना? जी बेटा एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर है। चले मेरा बच्चा अगला सवाल आप लोग करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसकी कॉपी पेस्टिंग है। 5 मिनट भी नहीं लगने चाहिए उस सवाल में, 5 मिनट भी ज्यादा हैं। HK लिमिटेड देखिए बेटा 31 जनवरी में पे तो हमें $30,000 करने, 61.5 के रेट के हिसाब से। तो हमारे बैंक से कितने के 18, उसके अगेंस्ट हमारे पास लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी 18। तो जो इजाफी अमाउंट गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या? एक्सचेंज। याद रखें एंट्री में ऑटोमेटिकली एक्सचेंज गेन लॉस आपके पास क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। कल इंशाल्लाह हाँ जी मेरी कंपनी लॉ की क्लास है, पहली अफेक्टिव हम उसको लॉन्च करेंगे आफ्टर रिजल्ट। कल होगी 5 बट आपकी FAR 2 खत्म होगी, 3 से लेकर 5 तक FAR 2 है कल। क्यों? पहले मैंने सोचा नहीं लो, फिर मैंने कहा नहीं यार समझा करो आगे जाके कोर्स में मसला ना हो ना चंदा, तो अभी हम क्यों क्लास छोड़े, लेते जाएंगे। क्योंकि एक टारगेट होता है टीचर का कि भाई रिजल्ट से पहले पहले तक ये टॉपिक इंशाल्लाह, ताकि हमें मसला ना हो। तो कम से कम रिजल्ट भी जब थोड़ा जल्दी आ रहा है ना, 1 नवंबर को है ना, तो उससे पहले कम से कम हम अभी हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है, हम 4 टॉपिक हमारे इंशाल्लाह ख़त्म होंगे उससे रिजल्ट तक। कंपनी लॉ की बेटा जितनी भी क्लासें होंगी मैं 1 सवा घंटे से ज़्यादा की रखूँगा।
थ्योरी मुझे लगता है ना मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटा इज इनफ फॉर थ्योरी, नहीं मेरा मानना है। शॉर्ट टर्म है ना आप लोगों का भी, मेरा भी है। बढ़ू जाओ आगे सर, हो गया। 1.5 लाख का कितना? 1.5 लाख का 20% कितना बना? 30,000 और $30,000 हमें अभी पे करने थे। उस दिन रेट कितना चल रहा है मेरा बच्चा? 100 रुपए का। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ? 3 मिलियन। एडवांस ही कितना पे करना है हम? 3 मिलियन। ऐसा ही है? फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी हम कितना पे करने हैं आगे? 30 सितंबर को ही पे करने। डेट क्या हो गई अब? 15 अक्टूबर 16। एडवांस तो सर क्या हो जाएगा? कितने से? 3 मिलियन। बैंक से कितना गया? 1.5 लाख का कितने फीसद? 55%। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था? 99। कितना हो गया? 8165। और सर बाकी अमाउंट क्या आ जाएगा? पेबल कितना आ गया? 1.5 लाख का कितने फीसद? 25%। मल्टीप्लाई बाई कितना? 3712.5। कितना हुआ? 14880। हम बढ़ते हैं आगे। सर ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे क्या चल रहा है सर? 31 दिसंबर 16। सर 31 दिसंबर 16 को क्या हुआ? हमने कहा सर एक्सचेंज गेन आ रहा है। क्या कितने? 1.5 लाख का 25% मतलब 37.5 डॉलर पे करने थे। हमने 99 के हिसाब से लायबिलिटी बुक की थी। अभी रेट कितना चल रहा है? 97। 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो पेबल डेबिट एक्सचेंज गेन कितने से? 1.5 लाख डॉलर मल्टीप्लाई बाई 25% जो कि हुआ 37 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस 97 कितना हो गया? 75,000। ऐसा ही है सर। फिर मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया? 31 जब सेटल कब करना? 15 जनवरी। 15 जनवरी 17 को क्या एंट्री बनाऊंगा? पेबल डेबिट कितने का हो गया था सर? मैंने रिकॉर्ड किया था 3712.75 से इसको मैंने कम कर दिया था। कितने का बचा था? -75 36। और अब आपने कहा मेरी जेब से कितने जा रहे हैं? 37,500 डॉलर्स पे करने थे। रेट क्या चल रहा था ऑन? कितने गए जेब से? 3675। और हमने कहा बाकी का एक्सचेंज लॉस कितना आ गया?
37.5। तो सर क्या ये आसान है? पक्की बात है, बहुत आसान है। अब चलें सर, ये अगर कितने लोगों ने बिल्कुल सही किया? सही है, कोई खास कमाल नहीं किया। अब आएंगे आगे देखते हैं कमाल करते हैं नहीं करते। सर कल मैंने आपको एक बेस तो बना दी थी। इंपोर्टर कौन होता है? वफादार। एक्सपोर्टर कौन होता है? गद्दार। इंपोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर गद्दार। इंपोर्टर क्यों वफादार कह रहे हैं? यहां पर हम इंपोर्टर हैं, मुल्क का भला हो रहा है। 99 का डॉलर हो गया 97 का, तो हमारा भी गेन हुआ। 97 का डॉलर हो गया 98 का, तो हमारा भी। तो इंपोर्टर भैया इज वफादार, इंपोर्टर इज वफादार, और एक्सपोर्टर गद्दार। आजकल एक्सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा। सही है सर, क्योंकि अगर डॉलर नीचे आता है तो उनको तकलीफ। क्योंकि आप सोचें ना, अगर आप $2 भी कमाते हैं, आप $2 के मद में अगर 500 कमाने लगे थे, 480, अब आप अगर 460, 450 भी कमाएंगे तो आपका 30 रुपए का नुकसान है ना सर। डॉलर अगर 240 से 225 पे चल रहा है तो आपने $1 कितने खोए? 15 रुपए। तो ये बात तो आपको IAS 21 तक याद रखनी है कि इंपोर्टर इज, एक्सपोर्टर इज गद्दार। एक मरहूम हमारे कॉमेडियन थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह था फरमाए, उमर शरीफ साहब। वो एक किसी ज़माने में उनका एक ड्रामा था बकरा किस्तों पे, देखा है किसी ने? नहीं है, किसी ने भी? बकरा किस्तों पे एक ड्रामे आते थे उनके, जो ड्रामे, तुम लोग नए बच्चे हो। बकरा किस्तों पे एक ड्रामा था, उस पर उन्होंने बड़ा एक अजीब सी बात, अच्छी बात की थी। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया एक्सचेंज रेट को। उस ज़माने में डॉलर 22 रुपये का होता था। सही है, $1 इज इक्वल्स टू, तो उसको उमर शरीफ साहब ने कहा इसका मतलब ये है कि एक अमरीकी अपने मुल्क से जितना प्यार करता है, 22 पाकिस्तानी मिलकर अपने मुल्क से उतना प्यार करते हैं। और आजकल आप देख लें, सही है। तो बेसिकली तो सर खैर वो याद आ गया। तो मैंने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। अब ICAP जो है ना बहुत शरारती है। एक तो वो आपको है ना एक्सचेंज रेट, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट, अब इसको जरा समझना। अगर ये चीज़ आपने समझ ली ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी IAS 21 की। डायरेक्ट कोट में होता है, वो आपको बता दे कि $1 कितने रुपीस के बराबर है। हमारी लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी क्या है? PKR। फॉरेन करेंसी क्या है? डायरेक्ट कोट होता है कि 1 यूनिट ऑफ FC's फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू X लोकल करेंसी। सही है सर, 1 FC इज इक्वल्स टू ICAP। आपको सवाल में यूं भी दे सकता है डेटा, और ICAP आपको यूं भी दे सकता है कि बताओ एक PKR कितने डॉलर के बराबर है। तो अब आपको कैसे निकालना है कि एक PKR कितने डॉलर के बराबर है? 1 डिवाइडेड बाई 225 निकालें, कितना आ रहा है? 0.00। तो हम कह सकते हैं सर, अब ये दोनों बात एक ही करना है। अब ये दोनों, ये कह रहा है $1 किसके बराबर है, और ये कह रहा है कि एक PKR किसके बराबर है? 0.00। अब अगर इसने आपको कहा, नौजवानों ये 0.044 है। अब अगर इसने आपको कहा कि मैंने $50,000 की एक चीज ली है, $50,000 की एक चीज ली है, और आपको ये वाली कोट दे दी, ये वाली सवाल में कोट दी कि $1 इज इक्वल टू 225, तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा। जबकि दूसरे में अगर आपको यही का $50,000 की चीज ली और आपको कह दिया 1 PKR इज इक्वल टू 0.0044, तो अब आपका आंसर किस में करके आएगा? 0.0044। तो अब आपका आंसर वही आएगा जो इन दोनों केसेस में आंसर आपका एक ही आएगा। कितना आ रहा है?
1250 1250 है ना, 12.5 मिलियन है ना सर, 12.5 मिलियन आपका आंसर यही आएगा। ऐसा ही है मेरा बच्चा। तो अब आपने क्या करना है, सुनना। एक के बहुत शरारती है, अब सुनना, मैं आपके इसमें शरारते, ये समझ में आ गया। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोट, और ये होते हैं इनडायरेक्ट कोट, जिसमें हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ LCS लोकल करेंसी इज इक्वल टू X फॉरेन करेंसी। वो आपको कोड डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बड़े गौर से सुनना, वो PKR को भी हटा दे। देखो जब तक वो PKR देगा ना, तुम्हारा दिमाग क्लियर है। जहां उसने यूरो और डॉलर कर दिए सवाल में, PKR को क्या कर दिया, अब आप परेशान हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। तो उसका एक आसान हल बता रहा हूं। सवाल शुरू करते ही अपने आप से पूछना है, सवाल शुरू करते ही हम अमीर हैं या, मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। अगर हमारी करेंसी वीक है तो सामने वाली करेंसी में जो अमाउंट है मेरी करेंसी में उससे ज़्यादा ही होगा। अगर मेरी करेंसी वीक है तो जो सामने वाले की करेंसी में अमाउंट है मेरी करेंसी में उससे ज़्यादा ही होगा। अब ये मल्टीप्लाई करके आए या डिवाइड करके, सही है सर। जैसे मैंने अपने आप को कह दिया डॉलर के मुकाबले में तो मेरी करेंसी वीक है, तो 50,000 डॉलर मेरी करेंसी में तो ज़्यादा ही बनेगा। आपने अपने आप को समझा दिया। अब आपने कहा कोट मुझे दी हुई है डायरेक्ट, $1 किसके बराबर है, तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आपको पता है ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर कोट आपको इनडायरेक्ट दी हुई है तो अब आपको पता है अगर मैंने अब 50,000 को 0.0044 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मजीद तरह के सवाल कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि भैया मेरी करेंसी स्ट्रांग है या, अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग है तो मेरी करेंसी में अमाउंट बढ़ेगी। वीक, मेरी करेंसी वीक है तो मेरी करेंसी में अमाउंट बढ़ेगी, और अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग है तो अमाउंट कम होगी। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग है या। आए सर अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं तो हम इस सवाल में कर पाएंगे चीजों को। बढ़े आगे, असफर एंड कंपनी, असफर एंड कंपनी, ये सवाल हम सब करेंगे इंशाअल्लाह साथ। असफर भैया वाला सवाल कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। Asfar is an entity whose functional currency is US। इसने कहा इसकी फंक्शनल करेंसी भैया डॉलर है, हमने कहा सही है। इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30 जून हर साल। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन 21 में ईयर 4 when the spot exchange rate was $1 is equals to 0.8 euros। अब हमारी करेंसी डॉलर है, सामने कौन सी करेंसी है, यूरो। अब आपने बताना है मुझे यहां तक हमारी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। कितने लोग कह रहे हैं वीक है, हमारी करेंसी डॉलर है, हम डॉलर वीक है। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रांग है, वीक है। हमारा $1 उनका 1 यूरो भी नहीं बनता। कितना बनता है, 0.8 यूरो। सही है, मतलब हमारा जो एक अमरीकी अपने मुल्क से प्यार करता है उसका सिर्फ वो प्यार जो है एक यूरोपियन के मुकाबले में 80% है खाली। समझ रहे हो, अगर यूरोपियन अपना पूरा 100% प्यार करे तो हमसे ज़्यादा निकल जाएगा। तो हमने कहा $1, अगर $1 में पूरा 1 यूरो भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी वीक है। तो हमारी करेंसी में अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अब जब आपने पहली चीज, अगर हमारी करेंसी वीक है तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होगा। अब आगे, गुड्स वर सोल्ड टू अली
अ कस्टमर इन जर्मनी फॉर 96,000 यूरोज, कॉस्ट वॉज $1,00,000। A specialized piece of machinery was bought from Khanani, a German supplier. Invoice value for the machinery is for 1 million euros. फिर कह रहा है कंपनी रिसीव्स 96,000 यूरोज फ्रॉम अली ऑन 12 जून ईयर 4। At 30 June year 4, it still owns the machinery purchased from Khanani. No depreciation has been charged on the asset for the current period to 30 June year 4. Life of machine is, इसके आगे एक लाइन लिख लें, कंपनी फॉलोज मंथली पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन। कंपनी फॉलोज मंथली पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स आर 12 जून को $1 0.9 यूरो, फिर 30 जून ईयर 4 को $1 0.7 और हमने कहा 31 जुलाई ईयर 4 को $1 शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। अब नौजवानों, इस सवाल को एक दफा आप लोग फिर से पढ़ेंगे ताकि मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बता दूं। सर आप लोग माशाल्लाह जीते हैं और आप लोग ही जीते हैं, आपको सब पता है, और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि हमारा बच्चा जो चीज़ मिस करता है ना वो होता है पेपर पासिंग टिप्स। चलिए मेरा बच्चा, अब सब ने सबसे पहली चीज़ तो सीखनी है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, सबसे पहले मुझे उसका फॉर्मेट तैयार कर लेना है। यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अफेक्ट ऑन, तो मैंने कहा ये बेसिकली मुझसे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L मांग रहे हैं ना। आपने कहा आंसर में शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। आंसर में कह रहा है मुझे 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, ईयर 5 और ईयर 5 और ईयर 4। और फिर हमने कहा सर ईयर 5 और ईयर 4 शुरू कब होगा? जुलाई X3 से जून 4 तक, मतलब जुलाई 3 से जून 4 है ना, क्योंकि सवाल में हम जुलाई टू जून है। और ये शुरू कब से होगा? जुलाई 4 से जून 5 तक, है ना भाई। अगर हम जुलाई 2003 से जून 2004, जुलाई 2004 से जून 2005, सबसे पहले आंसर का फॉर्मेट। इसने मुझसे क्या पूछा है कि अफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड, अब इसमें में सवाल अगर आपने पढ़ा, सेल्स की फिगर दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है। आपको पता है फॉरेन करेंसी है तो एक्सचेंज गेन या लॉस भी आएगा। फिर आपको पता है कि पीपी है तो डेप्रीसिएशन भी। बच्चा परेशान होता है ना कि सवाल शुरू कैसे करूं, तो भाई ऐसे करूं, फॉर्मेट पहले बना दिया। दूसरी चीज, अपने आप को और आसानी की तरफ लेकर जाओ। ये आईकेप को भी देखा करो आंसर्स में क्या करता है। इस सवाल में सवाल को जितना तोड़ सकते हो तोड़ लो। 2 ट्रांजैक्शन है, सेल्स और परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी। तब आप देख के मुझे बताएं इजी थिंग्स फर्स्ट। आसान ट्रांजैक्शन सेल्स की है, परचेज की है? सेल्स की है, क्योंकि सेल्स इसी साल शुरू हो रही है, खत्म हो रही है ना। परचेज में तो हमने कहा पेमेंट भी अगले साल है, फिर डेप्रिसिएशन भी है। तो हमने कहा सबसे पहले आप वर्किंग्स में आए, और वर्किंग्स में आके आपने हेडिंग डाल दी सेल्स ट्रांजैक्शन। अब आपने कहा मेरा फोकस किसकी तरफ होगा? सेल्स की तरफ। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? अब इधर देख लेना नौजवानों, अब अगर आपका फोकस सेल्स की तरफ है
तो वैसे तो सवाल में एंट्रीज बनाना ज़रूरी नहीं है, शुरू के सवाल हैं तो हम वर्किंग के लिए एंट्रीज बनाएंगे। सेल्स मैंने की कब है? 1/21 मई को, है ना। अब आप देखें मैंने परचेस ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जैसे सवाल में है ही नहीं। मैंने कहा सेल्स वाली ट्रांजैक्शन के मार्क्स तो पक्के करूं। रिसीवेबल को मैंने डेबिट किया, माल मैंने बेचा है उधार पे, कितने में? 96,000 यूरोस। अब मैंने एक चीज शुरू में, मेरी करेंसी क्या है? वीक है, तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? अब इसने मुझे कहा है $1 इज इक्वल्स टू 0.8 यूरोस। अब मुझे बताएं अगर अमाउंट ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करके आएगी या डिवाइड करके, है ना भाई। मेरी करेंसी में अमाउंट ज्यादा आनी चाहिए, वीक है तो मैंने कहा 96,000 ते डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 1,20,000। इसी दिन कॉस्ट की एंट्री भी पास कर लूं। कॉस्ट की एंट्री क्या बनती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री, कितने से? 1,00,000 मानते हो? तो अब मुझे बताओ सर, ये ईयर 4 में ही हो रही है सारी कार्रवाई ना, ये मैं किस में? ईयर 4 में हूँ। पासिंग मार्क्स अप्रोच, देखो जब मैं स्टूडेंट था ना बड़ा बिलो एवरेज बच्चा था, लेकिन ये हरकतें करता था। भाई ये एंट्री बना ली ना तो मुझे पता था उसको मेरी ये चीज़ चेक करनी है, यहाँ पर कोई भंड हुआ, गलती हुई तो वो इधर आएगा, तो मैं इधर की एंट्री पहले बना लूंगा, इधर रिकॉर्ड कर लूंगा। मैंने कहा सेल्स कितने की हो गई? कॉस्ट 1,00,000, ऐसा ही है। फिर 21 मई को ये ट्रांजैक्शन हुई, मुझे बताओ इसके पैसे कब आ गए? 12 जून। सर मैंने कहा 12 जून ईयर 4 को क्या कस्टमर ने मुझे पूरा अमाउंट पे कर दिया? कितना अमाउंट था? 96,000। तो मेरे पास सूदी दारे में पैसे आए, कितने आए? मेरे पास रिसीवेबल कितना था? 1,20,000। लेकिन सामने वाली पार्टी तो भैया यूरोज में पेमेंट करेगी, है ना। वो किस में पेमेंट करेगी? 96,000 यूरोज जब मेरे बैंक में आई, ये हमारी पहली सेल्स ट्रांजैक्शन हो रही है। 96,000 डिवाइडेड बाई 0.9 कितना हुआ? 10 हस्बे जाएगा 6, इसको 7 कर दूं। तो एक्सचेंज मैं सोच रहा था 1,20 मिलेंगे, मिले कितने? कम मिले। तो गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। एक्सचेंज कितने से? 13,000 हिस्बे जायका 3। सर देखें वही बात, एक्सपोर्टर कौन होता है? गद्दार। यहां पर मैं एक्सपोर्टर हूं। पहले $1 में 80 पैसे यूरो आते थे, अब $1 दे रहा हूं तो 90 पैसे यूरो मिल रहे हैं, 10 पैसे ज्यादा हैं। मुल्क के लिए तो अच्छा है कि $1 में 90 पैसे आ गए, लेकिन इसका नुकसान हो गया। सही है, इसका क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये कौन है? गद्दार। एक्सचेंज लॉस कितना आ गया? 1। सर क्या मैं अभी इसको यहां पर लिख दूं? इसको देखो लिखने का तरीका क्या होगा पेपर में भी, क्योंकि तुम्हें पता है इस सवाल में एक ट्रांजैक्शन तो है नहीं, 2 ट्रांजैक्शन है। तुमने कहा भैया अगर इसका एक्सचेंज लॉस आया है ना, तो फिलहाल मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है। अब यहां तक कॉपी कर लो, फिर अगली ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को इस सवाल तो पूछ सकते हैं। परचेज ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े क्या?
इसके रेफरेंस में आप लोग दे सकते हैं वर्किंग 1। वर्किंग 2 परचेज ट्रांजैक्शन। बढ़ जाए आगे। सर कब खरीद रहे मशीन? स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ मशीनरी वाज बॉट फ्रॉम खनानिया जर्मन सप्लायर। इनवॉइस ऑफ द मशीनरी इज फॉर। हमने कहा 21 मई को, ईयर 4। क्या एंट्री बनाऊंगा? प्लांट एंड मशीनरी पेबल कितने से? 1 मिलियन। मेरी करेंसी वीक, मेरी करेंसी में अमाउंट ज्यादा होगा, डिवाइडेड बाय 0.8 कितना हुआ? 1250। 125000। अब इधर देख लेना नौजवानों, कॉपी नहीं। 30 जून आ गए, क्या मैंने पैसे पे कर दिए? नहीं। कह रहा है कब पे किए? At 30 June year for still owns the machinery purchased, no depreciation, और कह रहा है liability for the machine। अब हमने कहा तो इसका मतलब है 30 जून को यहाँ पर 2 एंट्रीज बनेंगी, है ना? पहली एंट्री किसकी बनेगी सर? अमाउंट पेएबल 1250। मैंने सोचा हुआ था मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन अभी लाइबिलिटी है कितने की? आपने कहा अभी निकाल लेते। पे तो अभी भी 1 मिलियन यूरो करने। उस दिन रेट कितना हो गया? 0.7 सॉरी, 30 जून को 0.7। कितनी बनी लाइबिलिटी? 1428। जो मैंने सोचा था 1250 पे करने, अब पे कितने करने? तो मुझे गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। मैं इम्पोर्टेड हूं। अब पहले $1 में 80 पैसे यूरो मिल जाते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 70 पैसे। तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो रही है। तो मैंने कहा मुल्क का नुकसान, तो 1250 थे 000 थे। कितना हुआ हीरो? पेबल बढ़ गया कितने से? 178। पेबल क्रेडिट डेबिट 178,571। एक्सचेंज लॉस, तो हमने कहा सर हमें 2004 में तो दोनों में एक्सचेंज लॉस आ गया है ना भाई। कितने का एक्सचेंज लॉस आया? हमने कहा 13333 का आया था हमें इसकी तरफ से, मजीद 178,571। ये वर्किंग 1 थे, वो वर्किंग 2। कितना हो गया टोटल? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की बताओ। 191। आसान है क्या ऐसा सवाल करना? सर जो चीज होती जाए डालते जाओ। 30 जून ईयर 4 को आए, मुस्कुराए। हमने कहा 30 जून ईयर 4 एक और एंट्री पास होगी। क्या? डेप्रिसिएशन, है ना? प्लांट एंड मशीनरी कितने पे रिकॉर्ड किया था? और इसने कहा हम कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं? मंथली पॉलिसी। क्या होती है? पढ़ा है बचपन में कहीं? नहीं भी पढ़ा तो अभी बता देते हैं। जिस महीने लिया है मशीन उस महीने पूरी डेप्रिसिएशन, डेट को नहीं देखना 21 को लिया है 22 को, मई की डेप्रिसिएशन पूरी, और जिस महीने बेचा है। तो क्या एंट्री बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट भाई 1250। लाइफ कितनी थी? मल्टीप्लाई बाई 2/12 कितना हुआ? 23148। ऐसा ही है भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 23। अब आए सर 2 महीने क्यों लिया? मई और अब सर इसकी पेमेंट कब करने लगा हूं मैं? 31 जुलाई। 31 जुलाई ईयर 4, लेकिन ये पड़ गया ईयर 5 जुलाई से ना।
सर कितना मैंने कहा पेबल था मेरा, 1250 था, 178 पेबल हो गया था 1457। तो अब मैंने कहा पेमेंट कर रहा हूं, पेबल डेबिट 142857। तो अब ये हुआ कितना, सूदी इदारा कितने से क्रेडिट हुआ? हमने कहा पे तो हमें 1 मिलियन यूरोज ही करने, डिवाइड कर दिया कितने से, डिवाइडेड बाय, तो कितना हुआ 1250। मेरी लाइबिलिटी थी 1428,571 की, पे कितने करने पड़ रहे हैं? फायदा हुआ नुकसान? फायदा। लाइबिलिटी 1428 की हुई, बैंक से कितने गए? तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका एक्सचेंज गेन, कितना आया 178। क्या मैं क्लियर हूं? सही है सर। तो हमने एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड कर लिया 17857। सर एक एंट्री रह गई, कौन सी बताओ कौन सी? सर 30 जून X5 ईयर 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे? क्या एंट्री बनाएंगे? एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 1250000। अब तो पूरे साल के लिए है, डिवाइडेड बाय 9 कितना हुआ? तो दैट्स ऑल फॉक्स। नहीं, नॉट टुडे, टुडे 13। किस कदर आसान है सर, है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों का सही है, जब दिल चाहा अपनी मर्जी से ब्रेक लिया है ना। कुछ बच्चे कभी कभी ऑनलाइन में बच्चों से एक गलती हो जाती है, कैमरा खुल जाए तो। पिछली नहीं क्यों, पिछली दफ़ा ऐसा हुआ है, वर्कशॉप करा रहा था मैं, एक बच्चे का कैमरा खुल गया, IFRS 15 की वर्कशॉप थी, FAR 2 में ही एक बच्चे का 51 मिनट पे कैमरा खुला। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने फिर रिकॉर्डिंग में देखा। खैर सर कैमरा खुला है 51 मिनट पे, बंद हुआ है 1 घंटा 4 मिनट पे, मतलब 64वें मिनट पे। और जब फिर अच्छा हमें कैसे पता चला, वर्कशॉप चल रही थी ना, तो जब मैंने ब्रेक देने पे आया ना, तो उसका यूं मुँह आ रही थी, वो कुछ बिस्किट चाय की खाने की टेबल पे बैठा हुआ था। सही है, मतलब भाई शाम का नाश्ता होता है, तो उसकी वो वीडियो आ गई। तो फिर मैं खामोश रहा, पूरी क्लास बैठी हुई, सबने उसको, प्रोजेक्टर पे क्लास चल रही थी ना, सब ने उसको बड़े अच्छे से देखा वेखा। सही है, फिर मैंने उसको बोल दिया कि भाई हमजा सबको सलाम कर दे, तेरी तस्वीर आ गई है। तब उसने बंद किया। फिर मैंने जब रिकॉर्डिंग हो गई, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आप जाएंगे ना मेरे चैनल पे IFRS 15 की वर्कशॉप में, तो 51 मिनट से हुआ है। उस जवान ने, जब उसकी कैमरा खुला ना, उस जवान में भाई लेटे हुए क्लास ले रहे थे। इसके बाद वो पूरे घर में घूमे हैं अगले 12-13 मिनट। मैंने कहा शुक्र अदा कर तू वॉशरूम नहीं गया। और अगले 12-13 मिनट पूरे घर में घूमा है। 64वें मिनट पे जब मैंने बोला है तो कैमरा, अगर मैं ब्रेक नहीं देता ना, तो शायद वो वर्कशॉप में लगा नहीं सकता यूट्यूब पे। सही है, तो कभी कभी ख्याल रखा करें ऑनलाइन वाले बच्चों। अभी भी अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, सर आसान खानानी के पेज पे देखेंगे, तो आपको वो नज़र आएगा। मैंने कहा अब यार 13 मिनट के लिए वो क्लास भी चल रही थी ना, हमने यूट्यूब पे डाल दी थी। मैंने कहा अब क्या बच्चों का वो करें। नमाज का ब्रेक चाहिए, बच्चे कह रहे हैं 15 मिनट का। नहीं सर 15 मिनट का नमाज का ब्रेक लेते हैं, फिर आके करते हैं एक अच्छा सा सवाल, और फिर करेंगे। वैसे भी क्या है, अगर 5:45 तक भी क्लास जाए, तुम लोग कौन सा कुछ काम करना है, 6, 5:45 नहीं, नमाज पहले आ जाओ, मतलब रिजल्ट पे आ रहा है, सब कुछ है ना। चले मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को ICAP से लगता है डर? नॉर्मल फिनोमेना है ना सर।
और डर के आगे आ जाए। पेज नंबर 32 ऑफ हैंडआउट। सवाल आ रहा है कॉपर लिमिटेड IAS 21 के ऊपर अकेला पूछे जाने वाला वाहिद सवाल है ये। अकेला, जब ये IAS 21 किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिल के आता है, सही है, अकेला यही सवाल पूछा गया। तो IAS 21 के ऊपर अकेला पूछे जाने वाला सवाल आपके लेवल पे ये अकेला है, कॉपर लिमिटेड। सवाल 8 नंबर का है, करने के लिए मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, शुरू हो जाए। चलें सर, जिन बच्चों ने कर लिया बताएं, इसमें सबसे पहले आपने टारगेट किसको किया? परचेज, ट्रांजैक्शन, सेल्स। परचेज, क्योंकि यहाँ पे परचेज ट्रांजैक्शन थी, वो इसी साल हमने कहा क्या कहते हैं, जो हमने कहा परचेज ट्रांजैक्शन एक तरह से खत्म भी हो रही थी। सेल्स में हमने कहा आधा अमाउंट अभी है और आधा बात में है। 8 नंबर का ICAP का सवाल था। सवाल आपने गौर से पढ़ना होता है। कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड सवाल है। 2 मिनट और दूं या कर चुके? 2 मिनट चलें और ले लें जो कर रहे हैं। गलती से नहीं डरा करें मेरा बच्चा, जो जितना समझ में आए ना कर दिया करें। सोचे तो सही ना, आपने जिंदगी में ये पहली गलती की है और ना ही क्या कुछ गलतियां कर चुके हैं। ऑन कभी कोई ऐसी गलती की कि लगाओ के गए कि अब अब्बा ने नहीं छोड़ना? हो सकता है चल भी गया, अब्बा ने इग्नोर किया, अब्बा को भी अपनी जवानी याद आ गई हो। याद रखना, अम्मा अब्बा को जो है ना सब पता होता है, सही टाइम पे बोलते हैं कब इसको टाइट करना है। होता है ना कभी कभी, आपने देखा अम्मा से आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो तो अम्मा नमाज, रोज़ा, जमात, मतलब ये नमाज पढ़ी तूने? हाँ पढ़ी। अच्छा जमात से पढ़ी? हाँ जमात से पढ़ी। कुरान कब खोले आखिरी दफ़ा? तब समझ गए। तो अम्मा फिर वो सारी जो है ना आपको कहीं ना कहीं से, फिर आप ये भी नहीं कह सकते अम्मा ट्रैक पर रहो ना, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था उस पर लॉजिकली आई एम विनिंग। शादी के बाद बेगम के बारे में भी यही कहेगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। चले सर 2 मिनट भी हो गए मेरा बच्चा, जिसने करना था कर लिया, जिसने अभी तक नहीं किया तो मेरा बच्चा उसको स्पीड टेस्ट करने की ज़रूरत है। सही है सर। रिक्वायर्ड, सबसे पहले ICAP का सवाल है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे ताकि आपका माइंड सवाल को करने के लिए टोन हो जाए कि क्या करना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड सेल्स बुक्स टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन फॉर द साल एंडेड 30 जून 2019। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। On 1 October 2018, CL imported a machine from China for $2.5 lakh against 60% payment which was made on 1 जुलाई 18। 2 एंट्रीज को अंडर, 2 डेट्स को, 1 अक्टूबर 18, 1 जुलाई 18। 1 जुलाई 18 को भी एडवांस की एंट्री बनेगी? कितने लोगों ने नहीं बनाई एडवांस की एंट्री 1 जुलाई 18 को? सबने बनाई? चलें सर, गुड है। ICAP पे कहता था बहुत सारे अजीम हस्तियां भूल गए बनाना। फिर आगे आते रिमेनिंग पेमेंट वॉज, बच्चों ने मतलब 1 अक्टूबर को पेपर में एंट्री बना दी थी। रिमेनिंग पेमेंट कब हुई है? 1 अप्रैल 2019। दूसरी ट्रांजैक्शन है सेल्स की, तो अभी हम सेल्स के ऊपर नहीं आए, अभी हम कॉस्ट की ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा सबकी तवज्जो इधर हम बोल्ड पे आए और ICAP को करना है आपने फॉलो। क्यों सर ICAP को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ICAP भी यही करता है,
उसने आंसर में हेडिंग बनाई परचेस ट्रांजैक्शन की। आई कैप भी यही करता है, तो आप और मैं कौन होते हैं कि अपना वो करें। परचेस ट्रांजैक्शन पहली एंट्री 1 जुलाई 18 को एडवांस पे कर रहा हूं। यूएस डॉलर कितने थे? $2.5 लाख थे, उसका 60% मैंने पे कर दिया। तो मैंने कहा भैया 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 60%, जो कि हुआ मल्टीप्लाई बाई 121, कितना हुआ? एडवांस डेबिट सूदी दारा 18150 इन 1000 बात पहुंच गए तुम लोग। 1000 चल रहे हैं ना? चलें सर, अब आगे आते हैं। अगली एंट्री कब बनाऊंगा? 1 अक्टूबर। सर 1 अक्टूबर को क्यों बनाऊंगा? क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गए? 1 अक्टूबर को तो इंपोर्ट हो गई ना, मतलब इस दिन मेरे पास मशीन आ गई। तो 1 अक्टूबर को इधर देख लो, 1 अक्टूबर 18 क्या एंट्री बनेगी? हमने कहा मशीन डेबिट एडवांस क्रेडिट कितने से? 18। और क्या इस दिन जो बाकी 40% पेमेंट है उसको रिकॉर्ड कर लूंगा? यस सर, मैंने कहा 2.5 लाख का 40% इनटू रेट कितना था? 124 है ना? कितना हो गया? 124 तो टोटल मशीन कितने की हो गई? 30550? नहीं, 30550। अब हमने कहा बकिया पेमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 2019। हमने कहा हमारे पास पेबल रिकॉर्डेड कितने पे था? 12,400। सूदी इदारे से इस दिन पैसे कितने गए? हमने कहा $1 लाख देने थे, 2.5 लाख का 40% इज 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 140 कितना हुआ? 14,000। और एक्सचेंज लॉस 1600। कितने लोगों को ये 4 मार्क्स मिल गए पूरे? आसान था सर। ये हो गई परचेज ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है? सेल्स ट्रांजैक्शन। सर सेल्स ट्रांजैक्शन पे मैं आ रहा हूं, और हमने कहा 1 जनवरी 19 को गुड्स बेच दिए दुबई बेस्ड कंपनी को 40,000 क्रेडिट में। तो 1 जनवरी 19 ऐसा ही है। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 137 137 कितना हुआ? आए सर, आगे बढ़े क्या? फिर हमने कहा CL रिसीव 25, मतलब इस 40,000 का 25% कितना हुआ डॉलर का? 10,000। हमने कहा 1 अप्रैल को इधर देख लेना नौजवानों, बहुत आसान है। हाँ, इधर इधर सबकी तवज्जो इधर देखो। सामने वाली पार्टी हमेशा डॉलर में पेमेंट करेगी और आप भी जो करेंसी होगी उसी में ना। तब आपने कहा बैंक में डॉलर आए। अच्छा, डॉलर कितने? इसने कहा ये 40,000 डॉलर का 25% आया, मानते हो? तो हमने कहा 40,000 का 25% कितना बना? 25% 10,000। और इस दिन रेट कितना चल रहा था?
140 कितना हुआ? 1400 मानते हो? जबकि रिसीवेबल तुम्हारा, अगर तुम रिसीवेबल जो तुमने रिकॉर्ड किया था 54, भाई इसका भी तो 25% खत्म करोगे ना, तो इसका अगर 25% क्रेडिट कर दो कितना हुआ? 1370। ऐसा ही है, तुमने सोचा था 1370 मिलेंगे, मिल कितने गए? तो मूल की वाट लग रही है। 137 से रेट कितना हो रहा है? 140। यहां पर मैं एक्सपोर्टर हूं, मूल की लग रही है वाट, लेकिन मैं गद्दार हूं, मैं खुश होऊंगा, है ना जी? तो मैंने कहा एक्सचेंज गेन कितने से? 30। ऐसा ही है। अब हमने कहा 1 अप्रैल 19, लेकिन क्या सवाल अभी खत्म हो गया? अभी हमने कहा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 19। ऐसा ही है, 30 जून 19 को हम आए और हमने क्या किया सर? एंट्री बनानी है। अब हमने कहा 75% अभी भी हमारे पास रिसीवेबल रहता था, है ना? हमारी बुक में जो रिसीवेबल था भैया वो था कितने का? अगर आप 5480 का लो, 75% वो कितना था? जल्दी बताओ। 4110। देखो 5480 था, ये तो रिसीव हो गया, तो 4110 अभी भी आपका रिसीवेबल रहता था। आपने कहा आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा 40,000 में से $10,000 मिल गए थे, ये $10,000 बने, बचे हुए डॉलर कितने थे? $30,000 थे ना। आज इनकी वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा इसको आप माइनस करेंगे इससे, तो 30,000 इंटू 163 कितना आ गया? जल्दी से बता दो। 48। तो जो आपके 4110 के डॉलर थे वो कितने हो गए? तो आपने कहा इसका मतलब है मौजा ही मौजा ना, मुल्क की लगी वाट 137 की चीज कितने में हो गई? 163 में। आप एंट्री क्या बनाएंगे? रिसीवेबल डेबिट कितने से? 780। अब खामोशी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मासूमाना सवाल है सर। 1 जनवरी को 25% मिल गया, समझ में आता है। रिमेनिंग 75% को आपने इस दिन 140 पे रीमेजर क्यों नहीं किया? सही बोल रही थी, बोले बोले सर। हम हर दिन रीस्टेट नहीं करते, हम 3 डेट्स पे करते हैं, मतलब रीमेजर, ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। सर जो $10,000 थे उनकी सेटलमेंट डेट 1 अप्रैल थी, बाकी 30,000 की सेटलमेंट डेट 1 अप्रैल नहीं थी। 30,000 की सेटलमेंट डेट फ्यूचर में कही होगी, तो इसीलिए हमने उनको ट्रांजैक्शन डेट पे किया है ट्रांसलेट। अब कब करेंगे? रिपोर्टिंग डेट पे, इसके बाद सेटलमेंट डेट पे। हर रोज हर किसी दिन बस 3 दिन ट्रांसलेट करना है, सही है सर? ट्रांजैक्शन डेट पे कर दिया और रिपोर्टिंग डेट पे, अगर ये जब भी पे होंगे अब तब होंगे, सही है सर? तो ये कॉपी करने, कोई सवाल है तो पूछें। कितने लोगों को पूरे 8 मार्क्स मिले? हाय। अच्छा मुझे बताएं इस सवाल का पासिंग, ऑनलाइन वाले बच्चों को इस सवाल हो तो पूछे, और मुझे बताएं इस सवाल का पासिंग परसेंटेज कितना था? इस सवाल में कितने बच्चों ने पासिंग मार्क्स ले लिए? क्या लगता है आपको? पासिंग मार्क्स मतलब 8 में से 4 नंबर। अबे आप में से नहीं, वैसे ओवरऑल आईक्यूब का बताएं कितनों ने ले लिए? 30। पासिंग मार्क्स इस 8 में से 4, कितने बच्चों ने पासिंग मार्क्स उठा लिया? आधे नंबर, 70%। ऑन कह रहा है सर 70%। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताएं। ऑन कह रहा है सर 70% बच्चों ने सवाल में आराम से पासिंग मार्क्स ले लिए होंगे। 30 to 40, 70 बच्चों के जवाब 70 आ रहे हैं ज़्यादातर के। ऑन सब तेरे फॉलोवर हैं जी सर। एवरेज रेट को इग्नोर करना है। 40 भी आ रहे हैं।
और क्वेश्चन नंबर हमने दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 1 ना? ICAP का कहना है 85% बच्चों ने 8 में से 4 मार्क्स ले लिए। सर कैसे लिए? आपने कहा 70। हम इसकी मार्किंग प्लान भी देख लेते हैं। आपको मार्किंग प्लान भी ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी देखना चाहिए ताकि ICAP आपको बताए किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। ICAP ने कहा इसके 4 मार्क्स हैं। ब्रेकअप नहीं बताया, मैं बता देता हूं। मेरे हिसाब से इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है और इसके 2 मार्क्स हैं। इसी तरीके से ICAP ने कहा बाकी ये है। मेरे हिसाब से इसका 1 है, इसका 1 है और इसके, तो ये बेसिकली ICAP का ब्रेकअप था। ICAP ने इसमें जो बच्चों की गलती बताई वो ये बताई, बच्चों ने 1 जुलाई की एंट्री 1 अक्टूबर को बना दी। 1 अक्टूबर को बता दिया, $1.5 लाख पे किए, बैंक यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और बाकी पेएबल। सही है? तो 8 में से 4 मार्क्स, लेकिन ICAP का कहना था 85% बच्चे लेने में कामयाब हुए। इस अटेम्प्ट का चलो पासिंग परसेंटेज बताओ कितना होगा? 50%। 50% बच्चों ने पेपर पास, हर 2 में से 1 बच्चा इस अटेम्प्ट में पास हुआ था। सो हम कहते थे नलका खोलो अटेम्प्ट। कभी कभी ऐसे अटेम्प्ट आते हैं कि कहते हैं नलका खोल दो पूरे पेपर में। इस क्वेश्चन में तो 85% बच्चों ने 4 या उससे ज़्यादा नंबर लिए। पूरे पेपर में हर 2 में से 1 बच्चा पास हुआ है। 50%। इसके बाद किसी अटेम्प्ट में इतना परसेंटेज नहीं आए। पिछली अटेम्प्ट में 30% रिजल्ट था। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसमें होगा 30 से 35। सही है? सौ की उम्मीद कौन रखनी है, तो यहां पर भी आधा 50। सर कोई सवाल हो तो पूछें ऑनलाइन वाले बच्चों। सर देखें FIR 1 का क्या होगा, है ना? सर FIR 1 का मेरा बच्चा इंशाल्लाह, वो भी मुझे FIR 1 का लग रहा है थोड़ा ज़्यादा होगा FIR 2 के मुकाबले में। हालांकि ICAP का कहना है कि ग्रुप A में सबसे मुश्किल पेपर है FIR 1 हमें लग रहा है। बच्चा कॉस्टिंग को लेके रोता ज़्यादा है, लेकिन कॉस्टिंग का पेपर हम ईजी देते हैं। लेकिन कॉस्टिंग हमेशा से, कॉस्टिंग आपको लगेगा मुश्किल, लेकिन पेपर आप देखेंगे उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। सही है सर? एक्सचेंज रेट चेंज होते बेटा, डेप्रिसिएशन उस रेट पे होगा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी को। सर लास्ट एंट्री एक दफ़ा रिपीट कर दें? बिल्कुल कर देते हैं सर। सर लास्ट एंट्री में हमने क्या किया? हमने कहा सर देखें 5480 हमने टोटल 40,000 का रिसीवेबल 137 के हिसाब से रिकॉर्ड किया था। उसमें से 25% मुझे मिल गए, रियलाइज हो गए, है ना जी? तो 5480 का 25% 1370। रिमेनिंग अमाउंट रहता था उसका 75% जो कि बनता था 4110। अब रिमेनिंग अमाउंट को अगर मैं डॉलर में देखूं तो 40,000 का $10,000 मुझे मिल गया और अब 30,000 मजीद बचता है 4890। तो सर बेसिकली ये है। अच्छा होमवर्क के सवालात पे आते हो। होमवर्क में मैंने 4 अदद MCQ दिए थे। स्टोरी टाइम पे आते हैं भाई। चलें जी बताएं होमवर्क के पहले MCQ का आंसर क्या है? अल्फा। सबका अल्फा है? जिसने नहीं किया वो भी टिक कर देगा अल्फा, है ना? MCQ नंबर 2 पेज नंबर 33 बीटा। MCQ नंबर 3 अल्फा। ऑन कर रहे हैं होमवर्क, दैट्स एन अमेजिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, आ जाए कोई। MCQ नंबर 4 डेल्टा। चीते हो गए हो, है ना? चलिए सर जिन्होंने ये कर लिया अब आज के लिए होमवर्क लिखें।
8, 9, 10, 11 बेसिकली एक ही सवाल है, इसने 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ हैंड आउट। 8, 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर। सर आज की क्लास को पहले हम समराइज करेंगे, फिर आज के जो मौजू है 10 मिनट का उसके ऊपर आएंगे। 8, 9, 10, 11 MCQ और क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 11 इसका नहीं, जो अभी हमने किया था माजिद एंड साजिद नाम होगा सवाल का। माजिद एंड साजिद 13 है? नहीं 13 नहीं करना है अभी हमें। हाँ 13 आ सही 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 माजिद एंड साजिद और MCQ नंबर 8, 9, 10। सर आज की क्लास में जो अब तक हमने IS 21 पढ़ा था कि मॉनेटरी आइटम्स को 3 डेट्स पे क्लासिफाई करना है, ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और इन 3 के अलावा ट्रांसलेट। तो हमने सर यही किया, हमने जो है अब तक यही सीखा, यही किया। और हमने 8, 9, 10 अपना जो है ये सवाल अपने पास पेपर के सवाल देखे। एडवांस पेमेंट हमने कहा देखा, जिस दिन एडवांस पेमेंट होती है उस दिन एडवांस रिकॉर्ड करते हैं और जब सब्सिक्वेंटली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं तो उस दिन बकाया ऑन। कल याद दिखाना, ये जो अभी हमने पिछला सवाल किया इससे एक लर्निंग आउटकम भी हमें अपने पास लिखना है, कल मुझे याद दिलाएगा तो शुरू में जी जी पास पेपर का। तो सर आज की क्लास में मेरे पास बहुत सारे बच्चे डिफरेंट क्लासों के बाद आ रहे हैं और जब से ये आई के अपने ग्रुप A और B का मसला किया है तब से बच्चों में मुझे लगता है, जो कि मैं बड़ा खिलाफ हूँ, मैं कहता हूँ आपको ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन बच्चों पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मैं पास्ट में ये देख चुका हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका FAR 2 और FAR 1 पास था, ये बाद में निकले, ये लॉ बाद में निकले। तो ICAP को मैं कहता हूँ आपको ग्रुप A और ग्रुप B की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। आपको बच्चे को फ्री हैंड देना चाहिए कि भाई हो सकता है उसका कभी ग्रुप A नहीं निकल रहा, या ग्रुप A का सपोज करें उसका अकाउंटिंग अच्छा FAR 1 निकल गया और हो सकता है उसका बाद में FAR 2 निकल जाए, तो उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। खैर, तो बच्चों के दिमाग में ना एक चीज़ बड़ी वो है, अक्सर आके पूछते हैं सर हम ज़िंदगी में बहुत लेट हो गए। हमारे साथ के लोग जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था वो अब फर्म्स में हैं और मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगा। मेरे एक सीनियर थे, उनका नाम था एहसान। आज दुबई में, जहाँ तक लास्ट मेरी नॉलेज है, वो मॉन्डेलीज़ में दुबई में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। मॉन्डेलीज़ यही जो आपकी कैडबरी डेयरी मिल्क बनाती है, अब पता नहीं कहाँ है। तो एहसान एक पेपर होता था जो कि अभी आपका MF है ना, वो BMBS था इससे पहले, और उससे पहले वो था OBBC जब हमने पढ़ा था, और वो इंतहाई मनहूस पेपर था। मतलब मैं ऐसे सीनियर्स को जानता हूँ, ये एहसान नहीं दूसरे, उस बंदे ने, अब सुनना, उस बंदे का OBBC का पर्चा नहीं निकला और इसमें उसने पूरा ICAW कर लिया। ACCA किया पहले, फिर ICAW किया और साथ साथ में हर टाइम में OBBC भी देता था। कोई उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन, वो एंड तक OBBC देता रहा। आर्टिकल्स खत्म हो गई फर्ग्यूसन से, वो बिकम की बेस पे रजिस्टर्ड हो गया था, लेकिन उसका OBBC का पेपर नहीं निकला। उसने ICAW कर दिया, उसने कहा भाड़ में जाए CA। और फिर इसी तरीके से एक और मेरे सीनियर हैं, उनको इंशाल्लाह क्लासों में भी मैंने बात की, बुलाऊंगा थ्रू जूम लिंक वगैरह। इस वक्त वो GSK लंदन में डायरेक्टर है, उनका भी CA पूरा नहीं हुआ, फाइनल का उनका एक भी पेपर नहीं निकला, कैफ धक्के मार के था। GSK लंदन में डायरेक्टर हैं और शायद बहुत सारे हम क्वालिफाइड, देखो एक होता है मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं एक फर्म का पार्टनर बन गया, बिग 4 का। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में यानी दुनिया भर में बिग 4 का डायरेक्टर पार्टनर बनना आसान है, इंडस्ट्री में बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर डायरेक्टर बनना मुश्किल है। वो बंदा CA नहीं हुआ, उसका तो ACCA कर लिया CA, और वो आज GSK लंदन में माशाल्लाह डायरेक्टर है, क्योंकि वो पढ़ाई में शायद थोड़ा सा स्लो था, लेकिन कैफ उसने कर लिया कुछ हद तक। वो हो गया अपना, क्या कहते हैं कि उसने सर बाकी उसने ACCA कर लिया, अल्लाह ने उसके लिए वो एक रास्ता रखा, उसने कर लिया। बट सब जो भी बच्चा होता है ना जो ACCA करते हो, कहते हैं यार ACCA हमारे लिए आसान इसलिए क्योंकि हम CA में हमने रगड़ा खाया, क्योंकि CA कुछ करे ना करे आपको ACCA करना सिखा देता है। तो अब छोटी सी बात करूँगा एहसान की। एहसान वॉज माई सीनियर, मैंने उनके साथ 2-3 जॉब्स की। उनको मजाक में कहते थे सोराब बोर्ड का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस बंदे का OBBC का पेपर
7वीं अटेम्प्ट में निकला, 7th। सही है। और उस टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे भी, वो 2009 में फॉर्म में गया होगा, मैं 2010 में गया, तो उनके टाइम पे ये होता था और हमारे टाइम पे भी कि हम कैफ की अटेम्प्ट देके फॉर्म में पहुंच जाते थे, फाइनल क्वालिफाइंग। रिजल्ट बाद में आता था। पास हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो फॉर्म आपको टाइम देती कि जब तक आप कर लें, नहीं तो आप आपके आर्टिकल आप चाहें तो बीकॉम की बेस पे शुरू कर सकते हैं। अब नहीं करती बिग फोर। खैर, उसके आर्टिकल शुरू हो गई बीकॉम की बेस पे। वो मेरे साथ जॉब पे होते थे और वो आदमी करता था कि यार मेरे सारे बैचमेट्स मुझसे देख कहाँ पहुँच गए आगे। इनकी ई की अटैम्प्ट हो गई, उस टाइम पे 1.5 साल बाद ये होता था। एफ़ की अटैम्प्ट हो गई और उस टाइम पे उसका कैफ निकला। मतलब बैचमेट्स में थे 2-3 लोग क्वालिफाई हो गए। 80 का बैच था, 2-3 फर्स्ट अटैम्प्ट वाले, तो 2-3 नहीं होते 80-90 में से, क्वालिफाई हो गए फाइनल लेवल पे। उसका उस टाइम पे ओबीबीसी निकला और आप यकीन करेंगे कैफ में उसको कितना टाइम लगा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसकी वो रजिस्टर्ड हुआ था ICAP की बेसिस, तो उसका रिजल्ट आया नवंबर में, उसने जून में पेपर दे दिए। क्योंकि आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हो फर्म में तो आपका वो पीरियड तो काउंट शुरू हो जाता है, अब अगली अटैम्प्ट में मॉड्यूल ई के पेपर दे सकते हो। उसका नवंबर में रिजल्ट आया, आई थिंक नवंबर 12 थी शायद, और उसने अगली अटैम्प्ट में उसके लिए पेपर दिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ई पास किया, सेकेंड अटैम्प्ट में जो मॉड्यूल ई 4 पेपर फाइनल के, और फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मॉड्यूल एफ पास कर दिया। तो मतलब जो उसका पिछला 3.5 साल ज़ाया हुए 7वीं और 7 अटैम्प्ट में, एकदम से वो अपनी 80 में से शुरू के 10 क्वालिफाइड में से हो गया। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ने जहाँ पर उसका वहाँ पर टेस्ट दिया तो आगे जाकर उसको नवाजा भी। तो जो उसको मैं उसको कहता था हाँ एहसान अब क्या कहते हैं, स्लो हो गए आप? बोलते नहीं यार अल्लाह का शुक्र। तो मैंने पूछा एहसान आप जो फेल हुए उससे कुछ फ़ायदा हुआ? उन्होंने कहा हाँ। बोला कैफ लेवल पे फेल हो के मैं सीख गया कि फ़ाइनल में कैसे फेल नहीं होना है। तो उसके बाद आप सोचें वो अपने बैचमेट में सबसे पीछे रह गया था 80 में से, लेकिन अल्लाह उसको टॉप 10 में आर्टिकल्स ख़त्म होते होते ले आया। तो कुछ लोग शुरू में स्लो होते हैं, लेकिन बाज़ मरतबा वो फेलियर उनको आगे के लिए तैयार कर देता है। और ये फर्म में बहुत होता है, याद रखें, मैंने ये बड़ी बाजियाँ पलटते हुए देखी हैं। बच्चे कैफ में आप पूछेगा भी बहुत सुकून से आते हैं, और फाइनल भी बहुत सारे बच्चे सुकून से कर लेते हैं। कुछ बच्चे कैफ में ढुलते हुए आते हैं, फाइनल सुकून से। कुछ बच्चे कैफ मुस्कुराते हुए करते हैं और फाइनल में रुकते हैं। तो आप समझे फाइनल में फिर से जो है ना चीज़ें रीस्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर अभी किसी को लग रहा है कि यार मैं ज़िंदगी में नहीं, आप पीछे, अल्लाह ने सही टाइम पे सही जॉब, सही जो है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखी है। और मैं हमेशा एक मोटिवेशन के लिए एक बात कहता हूँ, बाज़ मरतबा तुम 6 महीने कभी कहीं लेट हो रहे हो, कुछ हो रहे होते हैं ना, उसमें भी उसकी प्लानिंग होती है। हो सकता है कि तुम 6 महीने जल्दी क्वालिफाई हो जाते, तुम्हें कोई वो जॉब नहीं मिलती जो तुम्हारे लिए बेस्ट होती। शायद मैं 6 महीने पहले क्वालिफाई हो जाता तो शायद मैं यूनिलीवर कभी नहीं जा पाता, के इलेक्ट्रिक कभी नहीं जा पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम 6 महीने जल्दी क्वालिफाई हो जाते, तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है जिसको कहते हैं शादी का, और तुम गलत लाइफ पार्टनर चुन लेते, क्योंकि जिससे तुम्हारी अल्लाह ने बेहतरी लिखी थी उसको तो उसकी अम्मा को निकलने उसका रिश्ता ढूंढने 6 महीने बाद था, तुम 6 महीने पहले पहुंच गए। तो हो सकता है कि तो उसकी प्लानिंग सही होती है, वो हर चीज़ हर टाइम पे कर रहा होता है। इंसान कभी कभी बेसब्रा होता है। तो अगर अभी कोई लेट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे तो बैचमेट्स की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी और मैं तो यहीं पे हूँ। भाई तेरे लिए बेस्ट लिखा हुआ है, घबराए नहीं, उसके प्रोसेस पे आप लोग करें भरोसा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा सब अच्छा। तो चलें सर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 3 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।